जय हिंद। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के गति के बारे में। तो यहाँ पर हम पृथ्वी के 4 गति पढ़ेंगे, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, रोटेशनल मोशन, रिवोल्यूशनल मोशन, और 2 गति के बारे में और पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पूर्णगामी गति या लॉफ्टी गति। तो इन चारों गति के बारे में हम काफ़ी डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2 गति को डिस्कस करते हैं, फिर जो है आगे 2 गति को हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति को हम एक फिगर के जरिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर इन दोनों गति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। इसे एक चक्कर लगने में जो है अगर एवरेज मानिएगा तो इसे जो है पृथ्वी को एक चक्कर लगने में इसे जो है 24 घंटा का समय लगता है। 24 घंटा का इसे समय लगता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मानिएगा तो ये जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का जो है समय लगता है इसे। तो आप एग्जैक्ट जो मानिएगा पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर जो है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करता है, लेकिन एवरेज में से इसे जो है 24 घंटा मान लिया जाता है। तो ये हो गया घूर्णन गति के बारे में। मतलब घूर्णन गति यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। अब इसका स्पीड का बात कर लेते हैं, मतलब इसको टाइम कितना लगता है। तो टाइम जो है इसे एवरेज में जो है 24 घंटा टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में। लेकिन पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमता है तो कितना स्पीड से घूमता है। तो अगर अब एवरेज का बात कीजिएगा इसके स्पीड का अगर स्पीड का बात करेंगे तो ये जो है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है यह चलता है। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है 1670 किलोमीटर पर आवर घंटा के चाल से यह चलता है। मतलब पृथ्वी का चारों ओर चक्कर करता है 1670 स्पीड से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि यह पृथ्वी जो है वो प्रत्येक जगह जो है मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति है। मतलब पृथ्वी जो चल रहा है, पृथ्वी एक तरह से गोल है तो उसका घूर्णन गति जो है वो हमेशा समान नहीं रहता है। मतलब प्रत्येक जगह जो उसका गति जो है वो समान रहता है। आप लोग नहीं समझे होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर हम एक बोतल के जरिए आप लोगों को समझाते हैं। देखिए ये जो बोतल है मतलब ये पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी जो है यह ऐसे ऐसे करके क्या होता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। ये क्या है कि एक तरह से सूर्य का चक्कर भी काट रहा है, तो ये हो गया इसका घूर्णन गति। लेकिन यह ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं काट रहा है। मतलब ये हो गया सूर्य, ये हो गया सूर्य, इसके ऐसे ऐसे नहीं कटा है, ये ऐसे घूमते हुए काट रहा है। तो परिक्रमण के घूर्णन के साथ साथ ये क्या कर रहा है, तो परिक्रमण भी कर रहा है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो चाल होता है मतलब इसका घूर्णन गति जो होता है वो प्रत्येक जगह समान नहीं होता है। तो ये लेकिन एवरेज में जो अगर मानिएगा तो इसका 1670 किलोमीटर पर आवर घंटा से होता है। लेकिन आप एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो मतलब ये जो हो गया पृथ्वी। अगर पृथ्वी को हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, विषुवत रेखा, यहाँ पर हो गया मकर रेखा, यहाँ पर हो गया कर्क रेखा। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी स्पीड के बाद तो यह था स्पीड मतलब एवरेज स्पीड था 1670 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम तीनों जगह इसके स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है कर्क रेखा पर इसका हो जाएगा 1275 किलोमीटर पर आवर घंटा से चाल से चलेगा। यहाँ पर हो गया 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चलता है। यहाँ पर हो गया 1275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। लेकिन इसके ध्रुव पर जाने पर जो है इसका चाल जो है वो 0 हो जाता है। ध्रुव पर चलने पे इसका चाल जो है अभी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख ले कि पृथ्वी का जो चाल जो है वो प्रत्येक जगह समान नहीं है। मतलब इसको विषुवत रेखा पर 1670 किलोमीटर है, मकर रेखा पर जो है 1275 किलोमीटर है, फिर कर्क रेखा पर भी 1275 किलोमीटर है, और ध्रुव पर जाने पर जो है इसका चाल 0 हो जाता है। तो यह था अभी पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में हम देख रहे थे। अब देखते हैं इसके कुछ परिक्रमण गति के बारे में। लेकिन परिक्रमण गति के पहले जो है इसे घूर्णन गति के बारे में हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। पृथ्वी जो घूर रहा है मतलब अपने अक्ष पर जो परितः घूम रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर दिन रात होता है। पृथ्वी जो घूम रहा है अपने अक्ष पर, इसी के कारण जो है क्या होता है कि दिन रात होता है। तो पहला हो गया कारण कि यह जो है पृथ्वी घूम रहा है, तो इसी के कारण जो है यहाँ पर दिन रात हो गया। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम देखते हैं परिक्रमण गति के बारे में, फिर हम इसे फिगर के जरिए हम देख लेंगे। तो अब देखेंगे परिक्रमण गति के बारे में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में।
पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में। तो सबसे पहला जो हो जाता है पृथ्वी के स्पीड के मतलब परिक्रमण जो है गति कर रहा है वो उसका स्पीड कितना है। घूर्णन गति का देख लिए एवरेज में अगर देखेंगे तो 1270 किलोमीटर 1670 किलोमीटर। यहाँ पे इसका परिक्रमण गति हम देखेंगे तो परिक्रमण गति जो है पृथ्वी का रिवोल्यूशनल मोशन जो है वो हो गया आपको 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। 1,07,000 किलोमीटर पर आवर 1,70,000 किलोमीटर पर आवर की घंटा से स्पीड से यह चलता है, पर घंटा के आवर से चलता है। तो इसका परिक्रमण गति कितना हो गया तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर के घंटा से यह जो है परिक्रमण करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कटता मतलब चारों ओर घूमता है। इसका परिक्रमण गति कितना हो गया तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका परिक्रमण गति। तो लेकिन इसके एक परिक्रमण गति मतलब पूरे पृथ्वी की एक परिक्रमा करने, पूरे सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो अगर एग्जैक्ट के बात हम करेंगे मतलब एवरेज की बात करेंगे तो अगर एवरेज में हम देखेंगे तो ये जो है 365 दिन जो है इसे लगता है, 365 दिन। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे हम, एग्जैक्ट में प्रत्येक बुक में प्रत्येक तरह से दिया हुआ है, लेकिन इसे हम एक मतलब एग्जैक्ट बात करेंगे तो इसे जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का जो है इसे समय लगता है। तो ये हो गया एग्जैक्ट, ये हो गया 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। तो ये हो गया एग्जैक्ट कि मतलब पूरे पृथ्वी को एक परिक्रमा, पूरे सूर्य को एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को इतना समय लगता है। लेकिन इसे हम एवरेज में 365 दिन मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 365 दिन इन टोटल को जो है हम 6 घंटा जो है एक तरह से 6 घंटा मान लेते हैं। तो यही जो है 4 साल के बाद जो है 6 चौक 24 जुड़ जाता है। तो 6 साल के बाद मतलब 4 साल के बाद जो है मतलब चौथे साल में जो है क्या होता है कि लीप होता है। मतलब प्रत्येक चौथे साल में क्या होता है कि लीप ईयर। लीप ईयर में आप लोग जानते हैं कि 366 दिन होता है। तो यही होता है कि इसे एग्जैक्ट में है 365 दिन 3 साल तक कितना होगा 365 डे का हमें साल लगेगा। लेकिन जब चौथा साल आएगा तो यही 6 घंटा करके जो है 24 घंटा हो जाता है। तो उस साल जो है 366 दिन का जो है वो जो है साल लगेगा, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो वो एक दिन कहाँ पर जुटेगा तो वही एक दिन जो है वो फरवरी में जुट जाता है, क्योंकि जो है 3 साल तक गए लगातार जो है फरवरी जो है 28 का मंथली आता है। लेकिन वो चौथे साल में जाकर जो है 29 का हो जाता है। तो यही 6 घंटा करके जो है 24 घंटा जो है चौथे साल में जुट जाता है साल में, और जो है वो 366 दिनों का हो जाता है साल, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया था पृथ्वी की गति परिक्रमण गति के बारे में। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, मतलब परिक्रमण होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखते हैं इसका परिक्रमण करने से प्रभाव क्या होता है। तो इसी के कारण जो है पृथ्वी पर मौसम का जो है परिवर्तन होता है। तो पहला जो हो गया इससे जो है मौसम परिवर्तन, पहला क्या हो गया कि मौसम परिवर्तन हो गया। पहला जो हो गया इसका मौसम परिवर्तन। देखिए ये जो है पृथ्वी के चारों ओर, तो इसी के कारण जो है लंबवत सूर्य पड़ता है। मतलब सूर्य कहीं कर्क रेखा पर कभी लंबवत रहता है, कभी विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, कभी मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसी के कारण। लेकिन आप सोचे आपको पूछ देगा कि मौसम परिवर्तन का क्या कारण है, अगर ऑप्शन में बोल देगा कि परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में जोड़ देगा कि पृथ्वी का झुकाव प्लस परिक्रमण गति, तो एग्जैक्ट सही होगा पृथ्वी का झुकाव, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण जो है कभी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है सूर्य का किरण, कभी मकर रेखा पर पड़ता है, कभी विषुवत रेखा पर पड़ता है। तब इसका मेन इफेक्ट हो जाएगा मौसम परिवर्तन हो जाएगा, इसका मेन इफेक्ट मौसम परिवर्तन। अब देखते हैं पृथ्वी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसे हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है वह 23.5 डिग्री यहाँ पर झुका हुआ है। अपने तल से जो है वो 66.5 डिग्री का जो है वह कोण बना रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन अपने तल से जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब इसे हम समझते हैं। देखिए यही जो है 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री हम इसे डिफाइन कर देते। देखिए ये जो है पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यह जो है यह विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है,
0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखते हैं यही जो हो गया ऊपर जो है यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है। तो यही जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ये हो गया कर्क रेखा, और फिर नीचे जो है 23.5 डिग्री जो हो गया वो मकर रेखा हो गया। 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। हम पिछले वाला वीडियो में भी आपको ट्रिक दिए थे कैसे याद करेंगे। तो कम मतलब आना होता है तो पहले होगा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हो गया ई, इधर हो गया मकर रेखा। लेकिन दोनों में डायरेक्शन हम दिखा देंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, यहाँ पर दिखा देंगे 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो ये हो गया, डायरेक्शन भी दिखा दी, ये हो गया इक्वेटर। अब देखते हैं अपने तल से जो है यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहीं पर होगा 66.5 डिग्री जो हो जाएगा वह आर्कटिक रेखा हो जाएगा। यह होगा आर्कटिक रेखा होगा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा होगा। यहाँ नीचे होगा, इधर भी हम नॉर्थ डायरेक्शन दे सकते हैं, 66.5 डिग्री जो होगा वो अंटार्कटिक रेखा होगा। 66.5 डिग्री क्या होगा, तो अंटार्कटिक रेखा होगा, अंटार्कटिक रेखा होगा। तो ये हो गया, यही इसी कारण जो है पृथ्वी जो है इस तरह से सजाया गया है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पिछला वीडियो कवर कर चुके हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो ये हो गया, ऊपर देख लिए किस तरह से सजा हुआ है, मतलब इक्वेटर हो गया, नीचे हो गया मकर रेखा, ऊपर हो गया कर्क रेखा, फिर नीचे हो गया अंटार्कटिक रेखा, ऊपर हो गया आर्कटिक रेखा। तो इतना हो गया, इतना हम मतलब बेसिक था जानकारी लेना, इतना जान लिए। अब हम इसे मतलब फिगर के जरिए देखते हैं कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है, इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो अब देखिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है देखिए हम इसे देखते हैं, मतलब सन मान लेते हैं। ये हो गया सन, ये हो गया सन। हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ जो है पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है वो चक्कर काटता है। कौन से पथ में, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है वो चक्कर काटता है। तो मान लीजिए हम सूर्य के 4 कैटेगरी में यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए सूर्य कभी यहाँ पर रहेगा, सॉरी पृथ्वी कभी यहाँ पर रहेगा, पृथ्वी कभी यहाँ पर रहेगा, फिर जो है मान लीजिए यहाँ पर रहेगा, फिर जो है यहाँ पर रहेगा, और मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा। यह इस तरह से चक्कर काटेगा, यह इस तरह से जो है वह चक्कर काटता है। इसी ये जो हो गया कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, यह मकर रेखा हो गया। यह भी हो गया कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इस तरह से इसे नहीं बनाएंगे हम, इस तरह से बना देंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इस तरह से हो गया यह, इस तरह से इसे हम कैटेगरी में बांट लेते हैं। यह हो गया, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आप जो है फिगर के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका सूर्य जो है लंबवत का किन स्थिति में कब पड़ता है। तो देखिए अगर पृथ्वी, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो यह जो है डायरेक्ट लंबवत यहाँ पर पड़ेगा। अगर यहाँ पर है तो यह यहाँ पर पड़ेगा लंबवत, अगर यहाँ पर है तो यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा लंबवत, यहाँ पर जो है फिर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा। तो देखिए अब इस तरह से जो है इसका डिजाइन बन गया है। तो यह किस स्थिति में होगा, तो यह जो है 21 मार्च का जो है 21 मार्च का दिन जो है, मतलब 21 मार्च को जो है यह विषुवत रेखा पर जो है सूर्य जो है वो डायरेक्ट चमकता है, मतलब लंबवत रहता है। फिर 21 मार्च के बाद जो है कब होगा, तब साल कितने दिनों का होता है, साल 365 दिन के 66 दिन का होता है, जिसे हम 12 महीना में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इसे 4-4 महीना कर 3-3 महीना हम कर लेंगे। ये 4 प्रकार के हम पृथ्वी को कैटेगरी कर लिए हैं। तो 3 महीना यहाँ पर रहेगा, 3 महीना यहाँ पर रहेगा, 3 महीना इस बीच में रहेगा, 3 महीना इस बीच में रहेगा। तो इसे 3 महीना करके हम फाट लेते हैं, मतलब बंटवारा कर लेते हैं। तो ये हो गया मार्च, फिर यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून में आएगा, तो जून में आ जाएगा यहाँ पर। तो 21 जून में जो है 21 जून को जो है क्या होगा कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत रहेगा। 21 जून को पृथ्वी उत्तरी सूर्य पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत रहेगा। फिर जून के बाद जो हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में जो है यहाँ पर 23 सितंबर को जो है पृथ्वी जो है वह विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा। 23 सितंबर को पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा। फिर यहाँ पर जो है सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को जो है
वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत रहेगा। तो यह इस तरह से कुछ डिजाइन बना है, इसमें 21, 22, 23 का कुछ फर्क है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये किस तरह से बन रहा है। तो 21 मार्च के जो है विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा, फिर जो है 21 जून को जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत रहेगा, फिर जो 23 सितंबर के विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा, और 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में यह लंबवत रहेगा। तो यह जो है देखिए, यह जो है यह जो स्थिति बन रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है यह एक दिशा में, मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, जिसे हम विषुव के नाम से जानते हैं। विषुव, जिसे हम विषुव के नाम से जानते हैं। तो विषुव कब बनता है? तो 21 मार्च हो गया विषुव का, और जो है 23 सितंबर जो है विषुव बनने का स्थिति हो गया। तो विषुव कब बनता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो पहला क्वेश्चन बन गया इससे। अब देखिए जो है विषुवत रेखा पर सबसे, मतलब विषुवत रेखा पर कब कब लंबवत रहता है? तो 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर हो गया। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब लंबवत रहता है? तो 21 जून को हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? तो 21 जून को होगा सबसे लंबा दिन। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे उसमें देखिए यहाँ पर सबसे लंबा दिन रहेगा, तो मतलब उस दिन जो होगा 14 घंटा का जो है दिन होगा, और 12 घंटा का जो है वह रात होगा, 12 घंटा का रात होगा। उसी कड़ी में जो है हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है 12 घंटा का दिन होगा और 14 घंटा का जो है वह जो है रात होगा, 14 घंटा का जो है रात होगा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत है तो 14 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा। मतलब जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की संख्या, मतलब दिन की जो है लंबाई वो बढ़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में यह घट जाएगा। विषुवत रेखा पर है तो विषुवत रेखा पर समान है, तो यहाँ पर 12 घंटा का दिन होगा, 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का यहाँ पर जो है वह रात होगा। तो यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर नहीं घटेगा, सेम रहेगा, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। सेम स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत है तो यहाँ भी 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा, 12 घंटा का रात होगा। ये हो गया 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में था तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन लंबा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा हो गया। फिर यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहाँ पर दिन लंबा हो जाएगा, रात छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 घंटा का क्या हो गया? तो डे हो गया, और 12 घंटा का क्या हो गया? तो यहाँ पर नाइट हो गया, मतलब रात हो गया। फिर इसी स्थिति में हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटा का क्या होगा? 12 घंटा का डे हो जाएगा और 14 घंटा का क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। 14 घंटा का यहाँ पर हो गया नाइट हो गया। तो ये हो गया, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जून में रहेगा लंबवत और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में, मतलब 22 दिसंबर को लंबवत रहता है। तो सबसे एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 जून को। लेकिन देखिए यहाँ पर 22 जून को नहीं होता है, 22 जून से जो है आगे बढ़ने लगता है दिन के, मतलब दिन होने की संख्या जो है, मतलब दिन लंबा का समय जो है बढ़ने लगता है 22 दिसंबर से। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा दिन की जो है जीके में याद करते थे कि सबसे छोटा दिन जो होता है कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब यहाँ से हम क्या होता है कि दिनों की संख्या जो है वो आगे बढ़ने लगता है, दिनों की संख्या जो है बढ़ने का समय जो है वो आगे बढ़ने लगता है। तो ये हो गया 21 मार्च, ये हो गया 21 जून, ये हो गया 23 सितंबर, ये हो गया 22 दिसंबर। तो इतना बन गया, इतना सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं कि किस समय जो है शरद ऋतु रहेगा, कहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहेगा। तो देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत है, विषुवत रेखा पर क्या है? तो लंबवत है। तो यहाँ पर समान स्थिति रहेगा, यहाँ पर समान स्थिति रहेगा दोनों साइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर रहेगा? जब सूर्य लंबवत है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? तो ग्रीष्म ऋतु रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगा। फिर उसी तरह जो है क्या होगा कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? तो ग्रीष्म ऋतु रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में जो है वो शीत ऋतु रहेगा। तो इतना क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं कि पृथ्वी जो परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, तो उसमें क्या है कि पृथ्वी भी दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जगह जो है उसका लंबाई समान नहीं होता है, प्रत्येक जगह जो है इसका लंबाई समान नहीं होता है। तो सबसे कम लंबाई कहाँ पर होता है, कब सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर होता है, जिसे हम उपसौर और अपसौर के नाम से जानते हैं। तो सबसे कम लंबाई की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे कम लंबाई की यहाँ पर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कम लंबाई की बात करेंगे यहाँ पर जो है, तो ये जो है 3 जनवरी की स्थिति होती है। 3 जनवरी की स्थिति में
ये होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम दूरी की बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है वह चलता है, इस तरह से कुछ चलता है। तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सबसे अधिक दूर रहता है, जिसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। अपसौर के नाम से जानते हैं। देखिए अब अपसौर और उपसौर में जो है कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे हम एक ट्रिक के जरिए जान देते हैं कि देखिए जो लड़का पहले जन्मता है वह बड़ा होता है। आप लोग जानते हैं कि जिसका जन्म पहले होता है वह बड़ा होता है। तो पहले अ का जन्म हुआ या पहले उ का जन्म हुआ, तो पहले अ का जन्म हुआ, तो अ मतलब अपसौर, तो यह हो गया क्या, तो यह लंबा होगा, तो यह 4 जुलाई को होगा। या उसके बाद उ आता है तो उ छोटा होगा, तो इसलिए यह 3 जनवरी को होता है। इतना समझ लीजिए, इतना पूरा फैक्ट याद है आपको। इसका आप लंबाई देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका लंबाई जो है 152 मिलियन किलोमीटर, इसका लंबाई 152 मिलियन किलोमीटर इसका लंबाई है, मतलब 4 जुलाई को अपसौर रहता है। इसमें देखेंगे तो 147.5 मिलियन MILLION मिलियन किलोमीटर जो है इसका लंबाई है उपसौर का, और अपसौर में है 152 मिलियन। तो ये हो गया सबसे नज़दीक वाला, ये हो गया सबसे दूर वाला स्थिति। तो पृथ्वी का अपसौर और उपसौर के बारे में देख लिए। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यह जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को, लेकिन जनवरी में हमें ठंड क्यों लगता है? क्योंकि सबसे नज़दीक रहता है तो हमें गर्म लगना चाहिए। तो देखिए, तो पृथ्वी की जो स्थिति है यहाँ पर आप लोग देखिए, पृथ्वी का स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी का स्थिति कुछ इस प्रकार जो है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश कहाँ पर जा रहा है, तो ऐसे करके लंबा जा रहा है। इसे हम कुछ सोच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं। अब भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए जो है हमें जनवरी में होते हुए भी हमें क्या होता है कि ठंडा का महसूस होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा रहता है। ठीक उसी तरह जो है वो 4 जुलाई को होता है कि जुलाई में हमें जो है, देखिए ये हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। तो ये हो गया क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत रहता है, हम लोग भी क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो डायरेक्ट हम लोग को जो है क्या होगा कि मतलब प्रकाश पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जुलाई में होते हुए भी क्या होता है कि हमें गर्मी के महसूस होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि गर्मी उल्टा क्यों होता है कि जुलाई में गर्मी लगता है और जनवरी में ठंडी लगता है, दूर होते हुए भी और नज़दीक होते हुए भी। समझ लिए, इतना समझ लिए आप लोग फैक्ट। तो इससे क्वेश्चन जितना बन सकता था उसे हम बनाने का प्रयास किए। तो अब देख लेंगे हम पूर्णगामी गति, जिसे प्रसरण गति भी कहते हैं, और इसे लैक्टिक गति के बारे में हम देख लेंगे आगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है। तो आप लोग इतना समझ लिए, अब हम देखेंगे आगे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।